अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो इट्स द प्लेटफॉर्म ऑफ बायोग्लेम्स एंड आई एम सिमरन सहर, द फाउंडर ऑफ द बायोग्लेम्स। सो ये प्लेटफॉर्म जो है ये हमने स्टार्ट किया था 1 जुलाई 2025 में बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ताकि वो जो है वो बायो के लेक्चर जो हैं वो प्रॉपर्ली ले सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। पहले इसकी क्लासेस ऑनलाइन होती थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है हमें यूट्यूब पे शिफ्ट होना पड़ा है कि स्टूडेंट्स की आपको पता है स्कूल की टाइमिंग और एकेडमी की टाइमिंग की वजह से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है पूरी बुक के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। इजी वे में जो है उसके नोट्स बनाए हुए हैं, जितना से ज़्यादा सिंपलेस्ट रखने की कोशिश की हुई है और सिंपल वर्डिंग को यूज़ किया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं इजीली उसको याद कर सकें। क्योंकि बुक से जब आप देखते हो ना तो कुछ बच्चे होते हैं जो घबरा जाते हैं और बायो वैसे ही कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि इस जर्नी में हम बायो को जो है वो थोड़ा फ़न के साथ और थोड़ा इजी वे में जो है वो लेके चलें। तो आज हमारा जो है चैप्टर 12 का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। जो चैप्टर 10 और 11 जो है उसके लेक्चर्स ऑनलाइन हो चुके हैं। आप लोग मुझे बताइएगा अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और आपको इसकी समझ आ रही है, मतलब आपको इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तो फिर आप मुझे बताइएगा। मैं चैप्टर 10 के और चैप्टर 11 के जो लेक्चर्स हैं वो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर 12 है, उसका नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब सबसे पहले तो ना जब भी आप स्टार्ट करते हो किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को, आपका जो है अगर हमने चैप्टर स्टार्ट किया है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका नेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी भी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए, कोई भी आपके पास एक स्पेसिफिक टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए या उसको अनकम्प्लिश करने के लिए, उसको एंड करने के लिए डिफरेंट जो है सिस्टम्स का, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम हो सकते हैं या डिफरेंट लोग हो सकते हैं, उन सब का जो है मिलकर काम करना, ठीक है। मतलब कोई एक स्पेसिफिक टास्क है आपका, उसको कंप्लीट करने के लिए किसी कोई भी डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम का या कोई भी डिफरेंट तरह के लोगों का जो है वो मिलके काम करना, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल वे में जैसे अगर आपका स्कूल है, ठीक है, स्कूल में आपको पता है ना कि बच्चों का क्या काम होता है, स्टडी करना। और स्कूल्स किस लिए होते हैं, ताकि बच्चे स्टडी कर सके। अब काम सेम है, लेकिन स्कूल में जितना भी स्टाफ होता है, जितने भी उसके मैनेजमेंट के लोग होते हैं, हर एक का जो काम है वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे उसमें कोऑर्डिनेटर का काम डिफरेंट है, जो मैनेजमेंट है उसका काम क्या है, डिफरेंट है। वो सारे स्कूल के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उन सबको मैनेज कर रहे होते हैं, मोनीटर कर रहे होते हैं, ठीक है। टीचर्स का क्या काम होता है, बच्चों को पढ़ाना, और स्टूडेंट्स का क्या काम होता है, पढ़ना। अगर ऐसा हो कि सिर्फ मैनेजमेंट ही कहे कि मैं जो हूँ पूरे स्कूल को जो है वो लेके चलूँगी, मैं सबको पढ़ा भी लूँगी, मैं सबको स्टडी भी करा दूँगी और अपने जो काम है वो भी मैनेज करूँगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक सिस्टम होता है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मिल के काम करते हैं। जब वो मिल के काम करते हैं तो एक पूरा सिस्टम जो है वो रन करता है। इसी तरह से जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारी बॉडी में हार्ट है, ब्रेन है, इसके अलावा लंग्स, किडनीज़, ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अब हार्ट का क्या फंक्शन होता है, ब्लड को सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में, या ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये आपको इसका कॉन्सेप्ट होगा। ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, या बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको क्या करना, रेगुलेट करना, ठीक है। मतलब बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करना, हमारी बॉडी को कंट्रोल करना। लंग्स किस में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग में। जो आप सांस लेते हो वो किसके थ्रू लेते हो, लंग्स के थ्रू। किडनीज़ का क्या काम होता है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि एक जो हार्ट है वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो रन कर सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट अपना काम परफॉर्म करेगा, ब्रेन अपना काम अकम्प्लिश करेगा, लंग्स अपना काम परफॉर्म कर रहे होंगे, किडनीज अपना काम करेंगे, पेनक्रियाज जो है वो अपना काम करेगा। डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना काम परफॉर्म करेंगे, और जब ये सब अपना काम परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो एज अ होल वर्क करेगी, यहाँ हमारी बॉडी जो है वो काम करेगी। अब ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गन जो है वो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेशन की समझ आई है, जब डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो मिल के काम करते हैं किसी एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। कभी आपने ये नोट किया हो कि अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। आपकी जो हार्ट बीट है वो भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ आपके मसल जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ आपका हार्ट,
आपका ब्रेन, ये सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी में जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। उस कंसनट्रेशन को कम करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में इसका लेवल ज़्यादा ना हो जाए, ब्रेन क्या करता है, वो लंग्स को मैसेज भेजता है कि जो ब्रीदिंग रेट है उसको क्या कर दो, फास्ट कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से क्या हो सके, रिमूव हो सके। इसी तरह से जो आपकी हार्ट बीट है वो भी फास्ट हो जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स तक पंप किया जा सके, कोई जो है वो ब्लड की जो है वो कमी ना हो जाए। तो इसलिए जो है डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब काम एक ही है एक्सरसाइज, लेकिन आपकी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो इसमें क्या हैं, इन्वॉल्व हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, कि काम एक होगा और उसके पीछे डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट लोग जो हैं वो मिलके काम कर रहे होंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट है कि जो कोऑर्डिनेशन है ह्यूमन बॉडी में, अब बेसिकली हम कोऑर्डिनेशन किस में पढ़ने लगे हैं, ह्यूमन बॉडी में। ये हमारे पास होती है दो तरह की, एक हमारे पास होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। आप लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है। नर्वस सिस्टम में बेसिकली हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन होती है वो कौन करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। मतलब कि ये अगर हमारी बॉडी में कोई चेंज आया है, उसको जो है वो कंट्रोल करना है या उसके अगेंस्ट जो है वो कोई एक्शन करना है, तो कौन इन्वॉल्व होगा, ब्रेन और स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होंगे, ये दोनों। तो ऐसी कोऑर्डिनेशन जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होगी, और ये जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है ना, ये भी बेसिकली सीएनएस के पार्ट्स हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। तो ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि सीएनएस और पीएनएस क्या होता है। अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन को जो है आपका ब्रेन या स्पाइनल कोड रेगुलेट कर रहे हैं तो वो क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और दूसरी कोऑर्डिनेशन हमारे पास होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसे जो है हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। और हार्मोन्स रिलीज़ कहाँ से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम आगे जाके जो है डिटेल में पढ़ेंगे। आपने अभी ये याद रखना है कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो हैं वो 2 हैं। फर्स्ट वन है नर्वस कोऑर्डिनेशन और जो सेकंड है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू हो रही है, ब्रेन के थ्रू और स्पाइनल कोड के थ्रू, और इसमें जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो किस फॉर्म में होता है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। और जो सेकंड टाइप की कोऑर्डिनेशन है वो किसके थ्रू हो रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू, और इसमें जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कौन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ये देख लिया कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है। अब हम इसकी एग्जांपल लेंगे एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, कह सकते हो कि एक ऐसा फंक्शन जो कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हमारी बॉडी में हुआ है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टिमुलस, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के बाद हमारे पास आते हैं कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स के बाद हमारे पास आते हैं इफ़ेक्टर्स, और देन जो है लास्ट वाला जो इसका कंपोनेंट है दैट इज़ रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि स्टिम्युलस क्या होता है। स्टिमुलस होता है कोई भी चेंज, ठीक है। चेंज जो है वो हमारी बॉडी में इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टिम्युलस कहते हैं। ये जो चेंज है ये इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आपका हाथ जो है वो किसी गर्म बर्तन के साथ टच हुआ है तो आप क्या करोगे, फ़ौरन से अपने हाथ को पीछे कर लोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसके साथ ही अपना हाथ टच कर ही रखोगे और ये कहोगे कि हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है। आप क्या करते हो, बगैर सोचे समझे अपने हाथ को फ़ौरन से पीछे कर लेते हो। तो ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। अब यहाँ पे चेंज हमारे पास क्या था, हीट, मतलब कि हाई टेम्परेचर आप कह सकते हो या हीट कह सकते हो। ये हमारे पास था स्टिमुलस। अब स्टिमुलस को जो रिसीव करता है वो क्या होता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब कि जो हमारी स्किन में जो है वो टच रिसेप्टर्स होते हैं या थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हीट को जो है वो सेंस कर सकते हैं। वो रिसेप्टर्स जो है उसको सेंस करते हैं, मैसेज भेजते हैं कोऑर्डिनेटर की तरफ, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कोड की तरफ। स्पाइनल कोड जो है स्पाइनल कोड से जो मैसेज आता है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में वो आता है इफेक्टर की तरफ।
अब इफेक्टर्स होते हैं हमारे मसल्स और ग्लैंड। जैसे हमारा हैंड टच किया था, हमने फ़ौरन से अपने हाथ को पीछे किया था ना, तो हाथ इसमें हमारा क्या होगा, इफेक्टर होगा। और ये जो हमारा रिएक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इस तरह से ये जो सारा प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता है। और आप देखोगे कि आप 1 सेकंड से पहले, मतलब कि सेकंड से कम टाइम में भी अपने हाथ को फ़ौरन से पीछे करते हो, तो ये जो एक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा क्विक होता है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे ये सारा मैकेनिज़्म चल रहा होता है। तो हीट क्या थी, यहाँ पे स्टिमुलस था, ठीक है। अब हीट जब ज़्यादा होगी तो हमारी स्किन में जो हमारे थर्मो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने उसे क्या किया, सेंस किया, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी भी चीज़ को सेंस करती है या किसी भी चीज़ को परसीव करती है या रिसीव करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। ये क्या कर सकते हैं, सेंस चेंजेस को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, मतलब उसे देखते हैं। और देन ये क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं किसकी तरफ, कोऑर्डिनेटर की तरफ। अब कोऑर्डिनेटर हमारे जो हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। अगर तो हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास होंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और अगर हम बात कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, केमिकल, ये सी का मतलब है केमिकल और आगे कोऑर्डिनेशन, मतलब कि अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो मैसेज किसके पास जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो चीज़ों को सेंस करते हैं, स्टिमुलस को सेंस करते हैं, उसको परसीव करते हैं और मैसेज किसकी तरफ भेजते हैं, कोऑर्डिनेटर की तरफ, ठीक है। अब थर्ड में हमारे पास आ जाते हैं कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स में मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपके पास जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे जो हैं वो कोऑर्डिनेटर्स होंगे, एज अ कोऑर्डिनेटर रिएक्ट करेंगे। और अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो किसके तौर पे इफेक्ट करेंगे, कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे। अब मैसेज कहाँ तक आ गया हमारा, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ। और ये मैसेज किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, उस मैसेज को सेंस करते हैं, मतलब जो भी सिग्नल आया है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में उसको जो है वो प्रोसेस करते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं। और देन वो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ही मैसेज किसकी तरफ भेज देते हैं, इफ़ेक्टर्स की तरफ। किसकी तरफ भेज देते हैं, इफ़ेक्टर्स की तरफ, ठीक है। अब इफ़ेक्टर्स जो हैं हमारे पास, इफ़ेक्टर्स क्या हैं, अगर तो हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे इफ़ेक्टर्स होंगे मसल्स या ग्लैंड्स, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एनसी का मतलब है नर्वस कोऑर्डिनेशन। अगर आप केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हो तो जो इफ़ेक्टर्स होंगे वो होते हैं बॉडी में, बॉडी के अंदर के स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। और लास्ट पे जो है हमारा जो भी रिएक्शन होगा उससे अगेंस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम दो तरह की एग्जांपल्स को लेके चलेंगे। एक हम लेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन की और सेकंड हम किसकी लेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन की। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो हाथ है वो किसी गर्म चीज़ के साथ टच हुआ है तो ये क्या था, स्टिमुलस था। अब इसको सेंस किसने किया, हमारी बॉडी में जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं उन्होंने इसे सेंस किया और मैसेज किसकी तरफ भेज दिया, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कोड की तरफ गया है। तो स्पाइनल कोड और ब्रेन एज अ कोऑर्डिनेटर रिएक्ट करेंगे। अब उन्होंने नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज भेजा मसल्स की तरफ या हमारे हैंड्स की तरफ कि अपने हाथ को फ़ौरन से क्या कर लो, पीछे कर लो। और हमारे हैंड्स ने क्या किया, फ़ौरन से उसे हटा लिया वहाँ से, ठीक है। विदड्रॉल ऑफ हैंड, मतलब कि हमारा जो हाथ था वो फ़ौरन से वहाँ से हट गया। तो ये हमारा क्या था, रिस्पॉन्स था, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की। केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ इंसुलिन की। इंसुलिन जो है वो बेसिकली एक हार्मोन है और इसके बारे में ही हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल या शुगर लेवल, ग्लूकोज को हम शुगर भी कहते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, हाई हो गया। अब ये क्या है, एक स्टिमुलस है और इसको किसने कंट्रोल करना है, हॉर्मोन्स ने। हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। इट मीन्स कि अब हम बात कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। तो अब ये ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको रिसीव किया जाएगा, इसको सेंस किया जाएगा। जो भी ऑर्गन्स इसको सेंस करेंगे या आपके ब्लड में जैसे ही सिग्नल आएगा कि जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इसको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको परसीव किया जाएगा, सेंस किया जाएगा और मैसेज किसकी तरफ भेजा जाएगा, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ। अब यहाँ पे जो आपके पास कोऑर्डिनेटर है वो क्या है, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा कि इंसुलिन को रिलीज़ करेगा।
अब इंसुलिन जो है वो बेसिकली क्या है, एक हार्मोन है, मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ मैसेज चला गया। अब उसने मैसेज भेजना है किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ। इफेक्टर यहाँ पे क्या है, पेनक्रियास, मतलब कि ये क्या करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड है ये एक, ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा। जब इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगी तो ये क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको रेगुलेट करेगा। और जब वो लेवल जो है रेगुलेट हो जाएगा या बैलेंस हो जाएगा तो जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने ये देखा है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये किस तरह से होती है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम बुक से जो है ना इसकी रीडिंग करते हैं और जो जो आपने याद करना है वो मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमारा चैप्टर है। इसमें फ़र्स्ट वाले पेज पे जो है वो बेसिक बातें बताई हुई हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है, किस तरह से ये काम करती है। द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन बॉडीज़ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब है कि अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं या ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। अब इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि इनकी जो बॉडीज़ हैं ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती, मतलब कि एक ऐसा नहीं है कि बॉडी का एक ही पार्ट जो है वो काम करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क एज द नीड्स ऑफ द होल बॉडी, मतलब कि वो डिफरेंट कामों को परफॉर्म करने के लिए जो है डिफरेंट पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। दिस मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड। तो अब कोऑर्डिनेटेड का मतलब आपको समझ में आया कि कोऑर्डिनेटेड किसे कहते हैं, कि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब की सब डिफरेंट कंपोनेंट्स उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं, कोई एक बॉडी पार्ट नहीं कर रहा होता है। इट मीन्स कि ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कोऑर्डिनेटेड होती हैं। कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड इट। कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि हमारी बॉडी इस काबिल होती है कि हम कोई भी अगर चेंज आ रहा है हमारी बॉडी में या हमारे इन्वायरमेंट में तो हमारी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसको किस तरह से उसका रिएक्शन देना है। ठीक है, वन फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द वे इन विच मसल्स वर्क टुगेदर ड्यूरिंग मूवमेंट। अब ये मूवमेंट की यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हैं। व्हेन अ प्लेयर रन्स टू कैच अ बॉल ही यूजेज हंड्रेड्स ऑफ मसल टू मूव हिज आर्म्स, लेग्स एंड बैक। अब एक प्लेयर है वो रन कर रहा है बॉल को कैच करने के लिए, तो उसके हंड्रेड्स और थाउजेंड्स मसल्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको कैच करने के लिए। हिज नर्वस सिस्टम यूजेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज सेंस ऑर्गन्स एंड कोऑर्डिनेट्स दीज मसल्स। अब वो बताना इसमें ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जब आपकी बॉडी कोई भी फिजिकल एक्शन परफॉर्म कर रही है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रही है तो सिर्फ इसके मसल्स इन्वॉल्व होंगे, बल्कि इसके पीछे उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम, जो भी उससे रिलेटेड सिस्टम है वो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे इस सबको रेगुलेट कौन कर रहा है, उसका नर्वस सिस्टम। ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस, पावर एंड लेंथ ऑफ द टाइम, बट दैट इज़ नॉट ऑल. Such activities involve many other kinds of coordination. For example, breathing and heartbeat rates are increased, pressure is adjusted, and extra heat is removed fast from the body. अब यहाँ पे देखो कि आपकी जो हार्ट बीट है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी काम कर रही है। ब्लड प्रेशर जो है वो भी जो है एडजस्ट हो रहा है आपकी बॉडी में, और जो एक्स्ट्रा हीट है वो भी बॉडी से रिमूव हो रही है। हाउ डज़ इट हैपन, वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं या जितनी भी लिविंग बॉडीज़ के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं और कोऑर्डिनेटेड होती हैं। आई बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट। अभी मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब पूरे सिस्टम के कंपोनेंट्स या उसके डिफरेंट लोग जो हैं वो मिलके काम करते हैं तो वो जो पूरा सिस्टम है वो वर्क करता है। इसी तरह से हमारी बॉडी के जब डिफरेंट ऑर्गन्स काम करेंगे तो हमारी बॉडी एक ही काम परफॉर्म करेगी एट अ टाइम, इन विच इट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स कोऑपरेट एंड वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर। हार्मनी का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड रहते हुए या एक सीक्वेंस में जो है वो मिलजुल के काम करना। ठीक है, अब नेक्स्ट बताया हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्राउट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होगी, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो किसके थ्रू होगी, केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्राउट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ब्लू बॉक्स में देखो, कोऑर्डिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ब्राउट अबाउट थ्रू केमिकल्स, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो यूनिसेलुलर, माइक्रो नहीं कहोगे आप, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है जो एक सेल पे कंप्राइज होते हैं। ठीक है, तो उनमें भी जो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेशन है वो होती है, और ये किसके थ्रू होती है, केमिकल्स के थ्रू। तो केमिकल्स के थ्रू कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये आपने याद रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एनिमल्स हैव बोथ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन देयर बॉडीज़
वाइल प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली कोऑर्डिनेशन सिस्टम। आपने याद रखना है कि एनिमल में नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि नर्वस टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कितनी है। और नेक्स्ट आपका जो है ना, कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज़ 5 कंपोनेंट्स। ये भी आपका जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि नेम द कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, तो आपने जस्ट नाम लिख देने हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ड्रा द कंपोनेंट्स ऑफ या ड्रा द सीक्वेंस ऑफ पाथवे ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, तो फिर आपने इसको जो है सीक्वेंस में ड्रॉ करना है। मतलब कि स्टिमुलस आएगा, सबसे पहले स्टिमुलस चेंज होगा, रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा, मैसेज भेजेगा कोऑर्डिनेटर की तरफ, कोऑर्डिनेटर मैसेज किसको भेजेगा, इफेक्टर को, और लास्ट में जो है जो भी हमारा रिएक्शन है वो क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टिमुलाई। व्हाट हैपन व्हेन वी टच अ स्नेल। मतलब कि जब आप एक स्नेल को टच करते हो तो वो क्या करती है, जो उसका बॉडी वाला रीजन होता है उसको बेसिकली अपने जो उसका शेल होता है ना, आपने स्नेल देखा होगा, मतलब ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी बॉडी पे जो है इस तरह से स्नेल जो है शेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी को जो है इसके अगेंस्ट, इसके नीचे जो है वो हाइड कर लेता है। इसे ये लगता है कि कोई डेंजर है और ख़ुद को बचाने के लिए क्या करेगा, रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्स जो है वो देगा और अपनी बॉडी को जो है वो हाइड कर लेगा। We might have seen the flowers of the sunflower that moving towards the sun। आपको पता है कि जो सनफ्लावर्स होते हैं ना, वो जो सन की डायरेक्शन होती है ना, मतलब जहाँ से सनलाइट आ रही होती है, वो बेसिकली उस डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो सनलाइट है वो क्या है, स्टिमुलस है, और उनका उस डायरेक्शन में मूव करना क्या है, रिस्पॉन्स है। वट कुड बी द रीज़न ऑफ ऑल दिस। अब वो पूछ रहे हैं कि इन सब की क्या वजह हो सकती है। टच, लाइट, ETC आर फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग अबाउट सर्टेन रिस्पॉन्सेज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ये जो टच है, लाइट है, इसके अलावा साउंड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टिमुलस होते हैं। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड स्टिमुलाई। वी कैन डिफाइन अ स्टिमुलस एज एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी ऐसा चेंज, वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, जिसके अगेंस्ट बॉडी क्या करती है, कोई रिस्पॉन्स देती है या रिएक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। अगर प्लूरल है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टिमुलाई का। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलाई आर हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ETC। अब ये सारे के सारे स्टिमुलस हैं। ठीक है, अब रिसेप्टर्स ने क्या करना है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है। स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल साउंड sound waves are detected by ears, light is detected by eyes, chemicals in the airs are detected by nose and so on। मतलब कि ये सारे स्टिमुलस बताए हुए हैं और आगे बताया है कि इन चेंजेस को या इन स्टिमुलस को जो है परसीव कौन करता है ह्यूमन बॉडी में। द ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स विच आर स्पेसिफिकली बिल्ड टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर की डेफिनेशन है। और एग्जाम्पल में आपने ये लिख देना है, फॉर एग्जाम्पल साउंड इज़ डिटेक्टेड बाई ईयर्स। तो साउंड क्या है, यहाँ पे स्टिमुलस है, और ईयर्स क्या हैं, हमारे रिसेप्टर्स हैं। उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेटर्स। दीज आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेजेस टू द पार्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर प्रॉपर एक्शन। मतलब कि ये क्या करते हैं कि रिसेप्टर से जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं और मैसेज किसकी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ। ठीक है, मतलब जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं यही रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, या जो भी इन्फॉर्मेशन होती है रिसेप्टर्स किसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं या किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, कोऑर्डिनेटर्स को। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द कोऑर्डिनेटर्स। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है। दे रिसीव information and send messages through neurons in the form of nerve impulse. On the other hand, in chemical coordination, various endocrine glands play the role of coordinators. They receive information in the form of various chemicals and send message by secreting particular hormones in the blood। जैसे मैंने अभी आपको इंसुलिन की एग्जांपल दी थी कि अगर आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का या शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन रिलीज़ करता है जो कि इस लेवल को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। नेक्स्ट है इफेक्टर। दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोड्यूस पार्टिकुलर रिस्पॉन्सेज। मतलब कि ये आपकी बॉडी के वो पार्ट्स हैं जिन्हें मैसेज कहाँ से आता है, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ, कि आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, और ये उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब यहाँ पे जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं वो क्या हैं, इफेक्टर्स हैं। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन, पार्टिकुलर हार्मोन्स में कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू पार्टिकुलर टारगेट टिश्यूज विच एज एक्ट एज इफेक्टर्स। अब एंडोक्राइन सिस्टम में जो पार्टिकुलर टिश्यूज़ होते हैं ना, जहाँ पे मैसेज ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो बेसिकली क्या होते हैं, इफेक्टर्स होते हैं। ठीक है, फॉर सम हार्मोन्स
नेफ्रॉन्स एक्ट एज इफेक्टर्स, मतलब कि कुछ हार्मोन्स के लिए जो नेफ्रॉन है वो इफेक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। और जो नेफ्रॉन है ना, ये किसके सेल्स होते हैं, किडनीज़ के सेल्स होते हैं, ठीक है। किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ये नेफ्रॉन होता है। आप लोगों ने चैप्टर 2 अगर पढ़ा हुआ है तो उसमें इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस किया गया है। सिमिलरली बोन्स एंड लीवर्स एक्ट एज इफेक्टर फॉर मैनी हॉर्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रिस्पांस, मतलब जो भी उसका आपका रिएक्शन होगा किसी भी स्टिमुलस से रिलेटेड, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पांस कहते हैं। ऑन रिसीविंग द मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स द इफेक्टर्स परफॉर्म एन एक्शन, दिस एक्शन इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल पुलिंग आर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट, मतलब कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि अगर आपका हाथ जो है वो किसी गर्म बर्तन के साथ टच हुआ है और आपने फ़ौरन से उसे पीछे कर लिया, तो ये आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। जो ज़्यादा टेम्परेचर था या जो हीट थी वो क्या था, रिसेप्टर स्टिमुलस, और जो आपने उसके अगेंस्ट रिएक्ट किया है दैट इज़ रिस्पॉन्स। द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स द लाइट आर रिस्पॉन्सेज, जैसे सनलाइट क्या है, स्टिमुलस है, और फ्लावर का, सनफ्लावर का उस डायरेक्शन में मूव करना क्या है, रिस्पॉन्स है। यूजुअली कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूसेस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्सेज, वाइल केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्सेज। जैसा कि उन्होंने ये बताया हुआ है इसमें कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है उसका रिस्पॉन्स जो है वो क्विक होता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे अगर आपका हाथ जो है वो किसी गर्म बर्तन के साथ टच हुआ है, आपने फ़ौरन से अपना हाथ पीछे किया है, इसको किसने कंट्रोल किया, नर्वस कोऑर्डिनेशन में, तो आप देख सकते हो कि थोड़े से टाइम में ही, सेकंड से भी कम टाइम में ये जो एक्शन है ये परफॉर्म हुआ है। तो मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है उसका रिस्पांस जो होता है वो इमीडिएट होता है, फ़ौरन होता है, लेकिन शॉर्ट लिविंग होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। लेकिन अगर आप केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हो तो इसका जो रिस्पॉन्स है, मतलब कि ये जो रिएक्ट करेगा किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, ये बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा, लेकिन ये लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना दोनों टाइप की कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल जो है वो इस डायग्राम के थ्रू दी हुई है। नर्वस कोऑर्डिनेशन है और केमिकल कोऑर्डिनेशन है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि हमारे ईयर्स जो कि किसी भी स्टिमुलस को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। आपने सेंसेस पढ़ी हुई है ना, 5 सेंसेस, टच, टेस्ट, विजन, ये सारी, ठीक है। तो इसमें से जो सेंस ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारे ईयर्स, आइज़, हमारी स्किन, ये सारे के सारे रिसेप्टर्स होते हैं। मैसेज नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं किसको, ब्रेन को, स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड उसको सेंस करता है, प्रोसेस करता है, और नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज आता है किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ। इफेक्टर हमारे होते हैं मसल्स और ग्लैंड्स, जिन्होंने क्या प्रोड्यूस करना होता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप दूसरी कोऑर्डिनेशन देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। ब्लड में जो है ज़्यादातर ये प्रोसेस या ये जो हार्मोन्स है ये रिलीज़ करता है, और केमिकल्स जो है इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रिएट करता है, हार्मोन, ठीक है। हार्मोन्स कहाँ पे रिलीज़ होते हैं, ब्लड में, और ये जो हार्मोन्स हैं ये एज एन इफेक्टर रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब कि बोन्स में, इसके अलावा लीवर, ईटीसी, ठीक है। और ये जो भी रिएक्शन देंगे उसके अगेंस्ट, जैसे आपने इंसुलिन की एग्जांपल ली थी, तो इंसुलिन जब प्रोड्यूस होगा तो ये ब्लड में जाएगा, ब्लड इसका टारगेट ऑर्गन है, वहाँ पे ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, और ये आपका क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी इस वाले लेक्चर की। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अगर आपको किसी भी चीज़ की या किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो कमेंट करके कोई भी अपना जो सवाल है वो कर सकते हो, आपको जो है उसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल जो है वो गाइडेंस चाहिए तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो कमेंट करके जो है वो पर्सनल मेरे से बात कर सकते हैं इस नोट्स के लिए। नोट्स में ये है कि सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस होंगे और इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में और इजी फॉर्म में जो है एक्सप्लेन किया होगा, ताकि आपको बुक में अगर कोई वर्डिंग मुश्किल लग रही है तो आप लोग वहाँ से याद कर लो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मेरे से जो है इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, देन मैं जो हूँ आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।